Assalamualaikum everyone. Hope so you all will be doing well. Today we will discuss a new topic that is solutions. First of all, we will discuss the difference between the phase and state. ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. मोस्टली बहुत से लोग उसको यूज़ करने में डिफरेंस मेंटेन नहीं रखते, बस यूं ही सॉलिड लिक्विड गैस है उसके लिए फेस का भी वर्ड मेंशन कर देते हैं और उसी के लिए स्टेट का भी वर्ड मेंशन कर देते हैं, बट इनमें डिफरेंस है. सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बाद एग्जाम्पल के जरिए इनको समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है. फेज क्या है? एवरी सैंपल ऑफ ए मैटर विद यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड फिक्स्ड कंपोजिशन इज कॉल्ड फेज. कोई भी मैटर का सैंपल ले लें जिसकी प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म है, कंपोजिशन फिक्स है, एक मतलब फिक्स कंपोजिशन से बना हुआ है, वो फेज है. और स्टेट, इट एक्सप्लेन्स द फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की फॉर्म्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, उनको एक्सप्लेन करती है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो टेम्परेचर और प्रेशर है गिवन, उस पर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ये है कि हमारे पास इनकी कन्वर्जन्स भी होती है ना स्टेट की. सॉलिड, लिक्विड, गैस, लिक्विड को टेम्परेचर दे दिया, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी. तो गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो है मैटर की फॉर्म्स को हम स्टडी, उनको जो है उनकी स्टडी, उनकी एक्सप्लेनेशन स्टेट है. एग्जाम्पल को स्टडी करने के लिए हम लेते हैं. सपोज हमारे पास एक ग्लास बीकर है, उसमें वाटर है, उसमें जिंक रखा है सपोज, और साथ ऊपर कॉपर प्लेट से बीकर को ढांपा हुआ है, उसके अंदर एयर भी है. ओके, अगर हम इन सबको लेबल करें तो ये ग्लास का बीकर जो है ये अलग फेज़ है. ग्लास एक फिक्स्ड कंपोजिशन है इसकी, ये भी एक फेज़ है. जो वाटर है अंदर उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, वो एक फेज़ है. जो एयर है ऊपर बीकर में, हाफ बीकर में वाटर है, जो एयर है वो एक फेज़ है, उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है. जो जिंक है वाटर में उसकी फिक्स्ड कंपोजिशन है, वो अलग से एक फेज़ है. जो कॉपर है उसकी भी फिक्स्ड कंपोजिशन है, वो अलग से एक फेज़ है. तो हमारे पास टोटल कितने फेज़ हो गए? एक जिंक हो गया, दूसरा कॉपर हो गया, तीसरा ग्लास हो गया, चौथा एयर हो गया एंड पांचवा वाटर. टोटल 5 फेजेस हो गए. जबकि स्टेट्स की बात की जाए इसमें तो हमारे पास एक ग्लास भी सॉलिड स्टेट में है, जिंक भी सॉलिड स्टेट में है, कॉपर प्लेट जिससे कवर किया गया है वो भी सॉलिड स्टेट में है. एक सॉलिड स्टेट हो गई, वाटर लिक्विड स्टेट में है और एयर गैस स्टेट में है. मतलब 3 स्टेट्स हैं और 5 फेज हैं इस सिस्टम में. तो ये है डिफरेंस फेज का और स्टेट का. इसके अलावा अगर हम अलॉय की एग्जांपल देखें, उससे हम बहुत बेस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अलॉय मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स है. लाइक कोई भी 2 मेटल्स हैं, सॉलिड मेटल्स, हमने उनको पाउडर फॉर्म है, कुछ भी हमने उनको मिक्स किया तो न्यू हमारे पास जो है चीज़ बन गई. अब जो एक मेटल ए था जिसको हमने मिक्स किया उसका अलग फेज था, जो बी मेटल था जिसको मिक्स किया उसका अलग फेज था. दोनों मेटल को मिक्स करके जो न्यू बना है उसका अलग फेज है, मतलब है. अब जो पहले 2 फेज हमने मिक्स किए, दोनों सॉलिड में थे, जो न्यू बना है वो भी सॉलिड में है. मतलब स्टेट नहीं चेंज हुई. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बात कर लें, सपोज स्टेट सेम रही और फेज देखें चेंज हो गया. तो ये डिफरेंस है स्टेट में और फेज में. यहाँ पर भी एक एग्जांपल की कोट की गई है कि वाटर इज अ सिंगल फेज लिक्विड. सिंगल फेज लिक्विड है मतलब ऑल प्रॉपर्टीज वाटर की देखें तो वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट दिस लिक्विड फेज. लेकिन अगर इसी वाटर में जो सिंगल फेज है इसमें थोड़ा सा शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दी जाए तो फिर भी ये लिक्विड में ही रहेगा. स्टेट चेंज नहीं हुई, लिक्विड में ही रहेगा. लेकिन चूंकि ये शुगर जो है ऐड होके ये भी वाटर में सोल्यूबल हो गई है, इसने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, तो इसका न्यू लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्योर वाटर से डिफरेंट हो जाएंगी. लेकिन स्टेट चेंज नहीं होगी, फेज़ भी वही है. बट यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि एक वाटर का भी फेज़ है, एक लिक्विड शुगर का फेज़ है, स्टेट चेंज नहीं हुई है. सोल्यूशन हमारे पास होता है होमोजीनियस मिक्सचर, हमें पता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं. बाइनरी सोल्यूशन का पता है, बाइनरी वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हों. सोल्यूट सॉल्वेंट का भी पता है, सोल्यूट जो कम अमाउंट में है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा अमाउंट में है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पर भी आपने सबसे पहले इसको मेमोराइज करने का टेबल को बेस्ट वे ये है कि आपको जब भी कोई सोल्यूशन पूछे, सपोज एग्जांपल दें लिक्विड इन गैस में, लिक्विड इन गैस, तो आपने
फ़ौरन से इमेजिन कर लेना है कि लिक्विड इन गैस का है तो लिक्विड सल्यूट है तो वो थोड़ी अमाउंट में होगा। कोई ऐसी चीज़ की एग्जांपल आपने तब देनी है कि जिसमें लिक्विड थोड़ी अमाउंट में हो और गैस ज़्यादा अमाउंट में हो। तो इस तरीके से आपसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी गैस इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड एटसेट्रा कुछ भी पूछ लिया जाता है तो उसमें आपने मतलब आपका इमीडिएटली आपके माइंड में आना चाहिए कि सल्यूट कौन सा है। वो ज़रूर जो भी सल्यूट है वो थोड़ी अमाउंट में होना चाहिए उसमें, और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट होना चाहिए। इस तरीके से आपको एग्जांपल जो है इजीली आप दे सकोगे। तो गैस इन गैस की एयर है, गैस इन लिक्विड की ऑक्सीजन इन वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर है, गैस इन सॉलिड की हम ये पढ़ के आए हैं। हाइड्रोजन एड्जॉर्ब्ड बाय पैलेडियम, ये कैटलिस्ट की सरफेस पे जो एड्जॉर्प्शन, सरफेस केमिस्ट्री में हमने ये स्टडी किया था। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्यूट है कम अमाउंट में और कैटलिस्ट ज़्यादा है पैलेडियम पे, वो एड्जॉर्ब हुआ पड़ा है। लिक्विड इन गैस है मिस्ट, फोग, क्लाउड्स, एयर पोल्यूटेंट्स। यहाँ पे आप देखें फोग में लिक्विड कितना थोड़ा होता है, बस गैस ही गैस है, बस थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो वो सल्यूट है, बाकी गैस सॉल्वेंट है। लिक्विड इन लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर, मिल्क, बेंजीन इन टॉलिन। लिक्विड इन सॉलिड में हमारे पास आ जाती है, लिक्विड थोड़ी होती है, मरकरी इन सिल्वर में, बटर चीज़ में सारी की सारी बाकी सॉलिड ही होती है। सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिड जिसमें थोड़ी हो, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, जेलीज, पेंट्स। सॉलिड इन गैस हो जिसमें डस्ट पार्टिकल्स थोड़े से होते हैं, बाकी सारी गैस ही गैस होती है। सॉलिड इन सॉलिड के बेस्ट एग्जाम्पल है एलोएज, पर्ल्स, ओपल्स, कार्बन इन आयरन, इसको लाइक स्टील। मतलब यही ना मेटल का मेटल के साथ सॉलिड सॉलिड, जैसे अभी हमने फेज और स्टेट में भी एग्जांपल स्टडी की थी। अब जो यही सॉल्यूशंस जो हमारे पास बन जाती हैं इनको इनकी कंसंट्रेशन होती है। लाइक सॉल्यूशन गाढ़ा है, कितना गाढ़ा है, पतला है, कितना पतला है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूनिट्स होते हैं। यहाँ पर परसेंटेज, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीबी ये दिए गए हैं। इन सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, बस पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर मिलियन इसको थोड़ा सा ऐड किया है। इसकी एक स्लाइड, बाकी सारे जो हैं इन यूनिट्स को आपने ये जो आपको लिंक दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में उस लिंक से ओपन करके आपने वीडियो वॉच करनी। इस पे पहले वीडियो बहुत अच्छी बनाई जा चुकी है जिसमें सब न्यूमेरिकल्स भी हैं, ये भी है कि लैब में मोलैरिटी, एक मोलर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और एक मोलर सोल्यूशन अगर देखें तो, और एक मोलर इनमें से कंसनट्रेटेड कौन होता है और क्यों होता है, ये एट्सेट्रा सारे मतलब अच्छे तरीके से उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मिल जाएंगे और आपका क्लियर भी हो जाएंगे सारे यूनिट्स। तो आपने उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन में दिया गया लिंक ओपन करके वो लेक्चर को सुनना है। और पीपीएम और इसके लिए मैंने ये एक स्लाइड इंक्लूड की है, जस्ट एक ही, इसलिए की है क्योंकि वीडियो में ये जो है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो उस वीडियो में जो मैं आपको लिंक बता रही हूँ उसमें ये इंक्लूड नहीं था, तो ये एडिशनल पार्ट मैंने इसमें इंक्लूड किया है। इसमें पार्ट्स पर मिलियन, इसमें जो बेसिक फार्मूला है वो सब में सेम रहेगा, मास ऑफ सल्यूट ओवर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। बाकी डिपेंड करता है, ये फैक्टर चेंज होगा कि पार्ट्स पर 1000 में 3 जीरोज होते हैं, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। पार्ट्स पर मिलियन में 10 की पावर 6 से करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन में 9 से करेंगे, पार्ट्स पर ट्रिलियन में हम करेंगे 12 से। इसके अलावा आपने ये टेबल को ऐसे ही याद करना है कि पीपीएम में अगर सोल्यूशन है तो उसमें सल्यूट मिलीग्राम में लेते हैं तो सोल्यूशन लीटर में ही लेते हैं। अगर माइक्रोग्राम में लेते हैं तो सोल्यूशन मिलीलीटर में ही लेते हैं। अगर सल्यूट मिलीग्राम में लेते हैं और सॉलिड है हमारे पास तो उसको केजी में लेते हैं। अगर सल्यूट माइक्रोग्राम में हो तो सॉलिड को हम ग्राम में लेते हैं। तो ये आपने, अगर आपको मुश्किल है सारा याद करने में तो पार्ट्स पर ट्रिलियन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले 2 कॉमनली यूज़ है, इसको ज़रूर मेमोराइज कर लीजिएगा। लाइक यहाँ पे अगर इसी मिलीग्राम और केजी में देख लें, ओहो, मिलीग्राम और केजी में देख लें, मिली 10 की पावर -3 है, के 10 की पावर 3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा ये भी -3 हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 -6 हो गई, और प्लस 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो यूँ आप करके हर एक को सॉल्व देख भी सकते हैं, और फर्स्ट 2 ज़रूर मेमोराइज कीजिएगा। अब हमने सोल्यूशन की पढ़ भी ली, एग्जांपल्स स्टडी कर ली, उसके यूनिट स्टडी कर लिए। अब हम स्टडी करेंगे कि जो सोल्यूशंस हैं वो किस तरह के हो सकते हैं। लाइक सोल्यूशन लिक्विड्स इन लिक्विड्स, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। तो हम सबसे पहले सॉलिड्स इन लिक्विड्स को देखते हैं। याद रखें कि जब भी हमने किसी सल्यूट को अंदर ऐड करना होता है ना सॉल्वेंट के, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी, वो सल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर सल्यूबल होना है या नहीं होना, ये डिपेंड करता है उनकी आपस की फोर्सेस पे।
ठीक है। अगर तो सोल्यूट फोर्सेस और सॉल्वेंट फोर्सेस वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं तो वो सोलबिलिटी अच्छी नहीं होती। सोलबिलिटी तब ठीक होती है जब सॉल्वेंट सोल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हों एज कंपेयर टू सोल्यूट फोर्सेस या सॉल्वेंट फोर्सेस। यानी सॉल्वेंट की आपस में और सोल्यूट की आपस में कम बने और सॉल्वेंट सोल्यूट की आपस में ज़्यादा बने, तभी तो वो आपस में जो ज़्यादा बनेंगे, घुले मिलेंगे, तभी सोलबिलिटी होगी। तो ये बात याद रखनी है, यहाँ पर भी उन्हीं बातों को बार बार एक्सप्लेन किया गया है। डिसोल्यूशन यानी ये डिसॉल्व होने का अमल ये एक्सप्लेन ही किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्शन की टर्म्स में। डिसोल्यूशन है क्या, ये है कि ओवरकम करें और स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को या इंटरआयनिक फोर्सेस को। सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस हैं जो वो हमारे पास ज़्यादा हों। और मोलिकुलर क्रिस्टल्स में ओफन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो वीक होती हैं, या डायपोल होती हैं, लंडन डिस्पर्जन होती हैं। और नॉन पोलर और लेस पोलर क्रिस्टल्स फिर उनमें कम होती हैं, तो वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं। और क्रिस्टल लैटिस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती हैं, हायर पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, तो वो फिर पोलर में ही डिजॉल्व होते हैं, बिकॉज विच कैन नॉट बी ओवरकम बाय द वीक। क्योंकि पोलर जो है वो पोलर में ही होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उनमें, और वो वीक जो है सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन उनको ओवरकम नहीं कर सकती। सो उनके लिए पोलर ही चाहिए। मतलब हम अब तक ये लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल पढ़ते आए हैं कि पोलर में ही होती है, नॉन पोलर में होती है। क्यों होती है? क्योंकि पोलर के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। नॉन पोलर के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। अब अगर नॉन पोलर को पोलर में डाल दें, होगा क्या कि जो पोलर की फोर्सेस है ना वो नॉन पोलर तोड़ नहीं पाएगा। पोलर कहेगा मैंने तुम्हारे साथ कोई फोर्स बनानी नहीं है, मैं आपस में ही ठीक हूँ। उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि ना नॉन पोलर उसको तोड़ पाएगा, ना वो आपस में उनकी बनेगी। जब उनकी बनेगी नहीं तो सोलबिलिटी क्या होनी है, ठीक है। इसी वजह से पोलर होगा, दोनों की स्ट्रॉन्ग होगी, वो आपस में भी स्ट्रॉन्ग जो है फोर्सेस, एक जो पोलर है वो दूसरे की स्ट्रॉन्ग पोलर को तोड़ने के काबिल तो होगा और फिर खुद भी उसके साथ बना लेगा। इसी तरीके से नॉन पोलर के साथ। लेकिन पोलर नॉन पोलर एक स्ट्रॉन्ग होगी एक वीक होगी तो ओवरकम करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये सोलबिलिटी प्रिंसिपल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। हमने सोल्यूशन जो है सॉलिड इन लिक्विड पढ़ लिया। अब हम सोल्यूशन पढ़ने लगे हैं लिक्विड्स इन लिक्विड्स। हम लिक्विड्स इन लिक्विड्स के लिए टर्म मिसिबल वर्ड यूज़ करते हैं। मिसिबल का मतलब यही है डिजॉल्व होना, सोल्यूबल होना, ये सारा, ओके। अब हमारे पास लिक्विड्स इन लिक्विड्स के सोल्यूशन ना 3 तरह के होते हैं और ये अपने ध्यान से समझने हैं। एक हमारे पास होते हैं कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स, एक हमारे पास होते हैं वो लिक्विड्स जो प्रैक्टिकली मिसिबल, जो सोल्यूबल मिसिबल डिजॉल्व हो ही ना, और तीसरे होते हैं पार्शियली, कुछ हो जाए सोल्यूबल और कुछ ना हो। सबसे पहले हम कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स देख लेते हैं। लिक्विड्स मिक्स अप इन ऑल प्रोपोर्शन, दैट लिक्विड्स वो वाले लिक्विड्स जो हर प्रोपोर्शन में मिक्स हो जाएं वो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड है। अब हर प्रोपोर्शन में मिक्स होने का क्या मतलब है? हर प्रोपोर्शन में मिक्स होने का मतलब है कि सपोज मेरे पास वाटर है एक बीकर में अल्कोहल है, मैंने दोनों को आपस में डाल दिया, मिक्स कर दिया, वो कंप्लीटली मिसिबल हो गए। अब मेरा दिल कर रहा है कि मेरे पास चलें अल्कोहल जो है वो थोड़ी है, यही कह लें अल्कोहल मेरे पास 10 है, वाटर मेरे पास जो है 90 है, मैं उनको मिक्स कर देती हूँ, वो तब भी मिक्स हो जाएंगे। अगर अल्कोहल मैं 50 लेती हूँ, वाटर 50 लेती हूँ, ये प्रोपोर्शन करती हूँ, तब भी वो मिक्स हो जाएंगे। अगर अल्कोहल जो है वो 80 ले लेती हूँ, वाटर 20 ले लेती हूँ, तब भी वो मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी उनका प्रोपोर्शन ले लो, चाहे 1 अल्कोहल परसेंट ले लो, 99% वाटर ले लो, तब भी वो मिक्स हो जाएंगे। हर प्रोपोर्शन में वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। दैट्स वाई ये लाइन लिखी गई है कि जो वो वाले लिक्विड्स जो हमारे पास हर प्रोपोर्शन में कंप्लीटली मिसिबल हो सकें, वो मिक्स अप हो सकें, वो कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सच सोल्यूशन आर नॉट स्ट्रिक्टली एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है इसकी। इसका मतलब ये है कि सपोज वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज, मतलब वो एडिटिव नहीं है, वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज करता है। लाइक अगर 10 ml अल्कोहल ले रहे हैं, 10 ml वाटर ले रहे हैं, तो ये दोनों ऐड करके 20 आता है, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम 20 नहीं होगा, एडिटिव नहीं है। वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जाहिर बात है जब हीट चेंज होगी, हीट लाइक अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सो प्रोसेस है, हीट रिक्वायर है तो एंडो प्रोसेस है। यानी अगर हीट कम ज़्यादा हो रही है तो वॉल्यूम भी सोल्यूशन का ऐड करने से, कंपोनेंट्स ऐड करने से जो सोल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।
तो ये जिनका वॉल्यूम कम ज़्यादा हो जाता है ना, बेसिकली वो आइडियल सॉल्यूशंस नहीं होते। तो ये वॉल्यूम कम ज़्यादा क्यों होता है, इसको हम फिर नॉन आइडियल में डिटेल से स्टडी कर सकते हैं ना, कम ज़्यादा क्यों होता है। तो ये पॉइंट जो है ये ये इसी लेक्चर में आगे जब हम नॉन आइडियल पढ़ते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है ये कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कंप्लीटली मिसिबल है। देखें हर तरह से हर प्रोपोर्शन से वो मिक्स हुए पड़े हैं, तो उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। और ये हमें पता है टेक्निक है जो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ होती है, स्पेशली उन लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा हो तो तब हम उनको सेपरेट आउट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अगर ज़्यादा हो 50 है, 80 है, 30, 40, 90, तो हम सिंपल डिस्टिलेशन भी करके उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसका मसला नहीं होता। फिर इसकी एग्जांपल आ जाती है अल्कोहल वाटर कंप्लीटली मिसिबल है, अल्कोहल ईथर कंप्लीटली मिसिबल है, लेकिन वाटर ईथर कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते। लिक्विड्स प्रैक्टिकली मिसिबल, ये बात ही खत्म हो जाती है, ये होते ही नहीं है। कोई भी प्रोपोर्शन ले लो, इन्होंने कोई मिक्स नहीं होना। इसकी एग्जांपल है वाटर बेंजीन, वाटर कार्बन डाइसल्फाइड। ये अब आ गई है तीसरी टाइप, पार्शियली मिसिबल लिक्विड। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है और इसमें से क्वेश्चन भी आए हैं लास्ट पेपर्स में, तो इसको ध्यान से समझिएगा। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो हर प्रोपोर्शन में मिक्स ना हो, थोड़े बहुत मिक्स हो, ठीक है, विच डिजॉल्व इनटू वन अनदर अप टू लिमिटेड एक्सटेंट, मतलब थोड़ा बहुत वो बस आपस में सोल्यूबल हों। जैसे ईथर जो है वो पानी में 1.2% होता है, और पानी अगर हम ईथर में करें तो 6.5%, टोटल पूरा कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते। और इन लिक्विड्स को अगर हम इनका इक्वल वॉल्यूम भी ले लेते हैं, 50 ml उसका लिया, 50 ml ए का ले लिया, 50 ml बी का ले लिया, तो इनमें 2 लेयर्स बन जाती हैं। जैसे ये ईथर और वाटर के केस में हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ी हुई है सारा, कि 2 लेयर्स फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स होती हैं इनमें होती है 2 लेयर्स फॉर्मेशन, और वो दोनों लेयर्स जो होती हैं, हर लेयर दूसरी लेयर का सैचुरेटेड सोल्यूशन होती है। दोनों लेयर्स बनती है ना, वो हर दूसरी का सैचुरेटेड सोल्यूशन होती है। ये क्या होती है, ये मैं अभी इधर बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ, सैचुरेटेड सोल्यूशन कैसे होती है। सच सोल्यूशन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट सोल्यूशन। फिर ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाती हैं, 2 लेयर्स बन जाती हैं, इनको फिर कॉन्जुगेट सोल्यूशन कहते हैं। और ये टेम्परेचर, याद रखें कि इन कॉन्जुगेट सोल्यूशन पे टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है। टेम्परेचर के साथ इनकी सोलबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल आती है फिनोल वाटर सिस्टम की, ट्राइथाइलामाइन वाटर सिस्टम की, निकोटीन वाटर सिस्टम की। इसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, इसकी इंक्रीज होती है। हम इसको स्टडी करेंगे, इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हाँ, निकोटीन वाटर को भी हम नहीं देखेंगे, ऐसे ही इनका प्रिंसिपल है, जैसे इन दोनों को स्टडी करके हमें समझ आएगा। सबसे पहले फिनोल वाटर है। फिनोल और वाटर नाम से ज़ाहिर हो रहा है, हम फिनोल और वाटर लेंगे। इसमें सबसे पहले टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम 25 डिग्री पे देख लेते हैं क्या होता है। 25 रूम टेम्परेचर पे हमने क्या किया है, वाटर को यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बताया कि वाटर को बस ना फिनोल में मिक्स कर दिया है। अब हुआ क्या है, 2 लेयर्स बन गई हैं। फिनोल और वाटर, अब ईथर और वाटर में भी 2 लेयर बनती है। अब डेंसिटी पे डिपेंड करता होता है कि नीचे लेयर किसकी बननी है। यहाँ पर भी हमारे पास जब 2 लेयर्स बन जाती हैं तो फिनोल की डेंसिटी होती है 1.07, वाटर की होती है 0.999। तो वाटर की लेयर ऊपर बनती है, फिनोल की लेयर नीचे बनती है। ऊपर वाली लेयर वाटर की होती है और उसमें 5% फिनोल होता है। नीचे वाली लेयर फिनोल की होती है और उसमें 30% वाटर होता है। अब ये 5% फिनोल क्यों है ऊपर, ये कोई हमने कंसंट्रेशन नहीं ली, ये वाटर की एबिलिटी है कि वो इतना ही अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था, इससे ज़्यादा नहीं वो कर सकता था, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गई ना। हमें पता है सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सी होती है, वो वाली सोल्यूशन जो रूम टेम्परेचर पे सॉल्वेंट जिस कदर अपने अंदर सल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, जितनी यानी उसकी एबिलिटी है वो हो जाए, यानी इतना ना हो कि नीचे बैठने लग जाए। नीचे बैठने वाले पॉइंट से पहले तक वो जितना सल्यूट अपने अंदर सॉल्वेंट सोल्यूबल डिसॉल्व कर लेता है वो उसकी सोलबिलिटी होती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाता है, सॉरी बन जाता है। तो ये वाटर जो है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया फिनोल का वाटर में। और नीचे वाला क्या हुआ, इसमें 30% एबिलिटी थी, फिनोल की एबिलिटी ये थी कि वो 30% ही बस सोल्यूबल कर पाया अपने अंदर वाटर को। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया वाटर का फिनोल में। तो बन गई ना दोनों सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो हर लेयर दूसरी लेयर का सैचुरेटेड सोल्यूशन होती है और इनको कॉन्जुगेट सोल्यूशंस कहते हैं।
अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ मैंने कहा था सोलबिलिटी इंक्रीज होती है। अब सपोज के 65.9 डिग्री अब हम टेम्परेचर दे लेते हैं। अब इस इतना ही टेम्परेचर क्यों ले रहे हैं ये भी मैं बताती हूँ। 65.9 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंच जाता है ना, तो इसका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज करी जाते हैं 25 दिया, 30 दिया, 40 दिया, 50 दिया, 60 दिया, तो 65.9 पे जाके ये तकरीबन नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली अंदर एक दूसरे के सोल्यूबल हो जाते हैं। इस टेम्परेचर को फिर हम कहते होते हैं कॉन्सुलेट, अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर, या फिर अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर कहते हैं, या फिर हम कहते हैं क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इस टेम्परेचर पे जब हम फिनोल और वाटर को जो होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है उसमें 34% फिनोल होती है और 66% वाटर होता है। इतना प्रोपोर्शन होता है। जब इतना प्रोपोर्शन इनका होता है और टेम्परेचर इतना दिया जाता है तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। आगे कॉन्सुलेट टेम्परेचर की वही डेफिनेशन बताई हुई है, वो वाला टेम्परेचर जिस पे सोल्यूशन है कंप्लीटली कॉन्जुगेट सोल्यूशन एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाए, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। वाटर एनिलीन का बताया 167 होता है और वाटर की परसेंटेज इतनी होती है, और मेथनॉल और साइक्लोहेक्सेन का 49.1 होता है। मतलब ये दोनों इन टेम्परेचर्स पे जाके ना ये आपस में होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और इसमें 15% वाटर होता है और इसमें 29% मेथनॉल होती है। ओके, अगर हम अब इसको मज़ीद डिटेल से स्टडी करें ग्राफ के साथ, तो ओके, अगर हम यहाँ पे ग्राफ के ज़रिए स्टडी करें तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, एक्स एक्सिस पे फिनोल इन वाटर एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 फेज़ लिखा हुआ है ग्राफ के अंडर जो एरिया है, और ऊपर लिखा है सिंगल फेज़। इसका क्या मतलब है कि मतलब जब तक टेम्परेचर ये 65.9 टेम्परेचर है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया। ओके, ये 65.9, इसका मतलब है कि इस टेम्परेचर से नीचे नीचे जो भी हम टेम्परेचर दे रहे थे और जो भी प्रोपोर्शन यहाँ पे परसेंटेज जो है फिनोल इन वाटर की ली गई थी, उस पर फिनोल और वाटर 2 लेयर्स में ही एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 फेज़ में ही एग्जिस्ट कर रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर उनका बना ही नहीं। लेकिन अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर जैसे ही पहुंचा तो इस टेम्परेचर पे और इसके बाद इंक्रीज किया गया टेम्परेचर, तो ये सिंगल फेज में कन्वर्ट हो गई, इन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। तो ये है इनका अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ लिक्विड्स हैं जो जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, लाइक हमने पढ़ा कि वाटर एंड नहीं सॉरी ट्राईथाइल अमाइन के केस में हाँ हमने पढ़ा कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है, तो उनके केस में ये अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर की जगह लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है। उसका भी हम एक केस देख लेते हैं। ये हमारे पास है ट्राईथाइलामाइन इन वाटर। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर वही लिया गया है, वाई एक्सिस पे ट्राईथाइलामाइन इन वाटर एक्स एक्सिस पे ले लिया है। तो यहाँ पे ऊपर 2 फेज लिखा है, नीचे सिंगल फेज लिखा है। मतलब जब तक टेम्परेचर इतना कम नहीं हुआ, 18.5 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर फॉल नहीं किया, उससे पहले तक वो दोनों 2 लेयर्स में ही रहे, 2 फेज में ही एग्जिस्ट करते रहे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर कम करते गए आखिर एक पॉइंट आ गया 18.5 पे वो पहुंच गया। इस टेम्परेचर के बाद इस टेम्परेचर पे इसके बाद वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट हुए, मतलब उन्होंने होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया। तो यूं जिनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है उनके लिए ये लोअर कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है और क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, और जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है उनके लिए ये अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर होता है और क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सोल्यूशन सबसे पहले क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन वो होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स आर सेम एज दे व्हेन दे वर इन प्योर स्टेट। सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट है, ए एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट है बी। अब जो ए कंपोनेंट की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ए में, प्योर में अलग ए में, और बी की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बी में है, अगर इन दोनों को ए प्लस बी करके कोई ए बी न्यू मिक्सचर बने, तो जो उस ए बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो, वो जो ए की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सेपरेट और जो बी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सेपरेट, उनके इक्वल, उनके सेम, उन जैसी सेम होनी चाहिए, तो वो सोल्यूशन आइडियल है। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स। बात ये हम कर चुके हैं।
कि आइडियल सोल्यूशन के केस में जो वॉल्यूम है, अगर 10 ml वाटर लिया है, 10 ml एथेनॉल लिया है, तो दोनों को मिक्स करके कितना आना चाहिए? 20। आइडियल के केस में ओनली, नॉन आइडियल में ऐसा नहीं होता। तो अगर इक्वल आया तो सोल्यूशन आइडियल है, अदरवाइज नहीं। ये वॉल्यूम इक्वल क्यों नहीं होता, ये इंक्रीज डिक्रीज कर जाता है, ये हम रीज़न स्टडी करते हैं, मुझे पता है, मैंने कहा हुआ है इसको। बस नेक्स्ट आफ्टर 2 or 3 स्लाइड्स यही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है जीरो इंथाल्पी चेंज एज देयर हीट ऑफ सोल्यूशन। इंथाल्पी चेंज भी कोई इंथाल्पी चेंज नहीं आता। सोल्यूशन विल ओबे द राउट्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडियल सोल्यूशन जो राउट्स लॉ ओबे करेगी वो आइडियल है, जो नहीं करेगी वो नॉन आइडियल है। अब ऑब्वियस बात है कि जो मैंने आइडियल के पॉइंट्स बताए हैं, इसके जो वाइस वर्सा पॉइंट्स होंगे तो सोल्यूशन नॉन आइडियल होगी। तो जो मैं ये सारे पॉइंट्स को समराइज करके रखा हुआ है कि नो चेंज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में चेंज ना हो, नो चेंज इन इंथाल्पी में चेंज ना हो, नो चेंज इन वॉल्यूम में चेंज ना आए। अब सबसे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल आपको थोड़ा बहुत पता चल गया, तो अब आपको राउट्स लॉ समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने कंसंट्रेशन यूनिट्स का कहा, इसका भी लेक्चर कमेंट सेक्शन में लिंक दे दिया जाएगा। इसको भी लेक्चर को अपने कंप्लीट सुनना है, ये नहीं है कि पढ़ाया नहीं गया, ये सब सिलेबस में इंक्लूड है और पढ़ाया गया है, यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसको सुनने के बाद फिर नेक्स्ट आप प्रोसीड कीजिएगा। नेक्स्ट मतलब जो मैं समझाऊँ वो बाद में समझिएगा, पहले ये लेक्चर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सबसे पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात पहले भी कर ली है कि हम लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स के बेस पे सेपरेट आउट करते हैं। और हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, इससे भी कम डिफरेंस हो ना दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में, तब भी हम उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं होता क्या है कि हम एक कोई भी लिक्विड है उसको हम डिस्टिल्ड फ्लास्क में लेते हैं, नीचे से हम उसे हीट करते हैं, ऊपर उसके फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा होता है। सिंपल डिस्टिलेशन में और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही फ़र्क होता है कि उसमें कॉलम नहीं होता, इसमें होता है। फिर वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले जल्दी से वेपर बन के कॉलम में से पास आउट होके फिर कंडेंसर में से गुजर के लिक्विड में कन्वर्ट हो के हमारे पास आ जाता है बीकर में। दूसरा कंपोनेंट वैसे ही रह गया, दोनों सेपरेट आउट होके। इसको ग्राफिकली समझने के लिए हमारे पास क्या है, दो लिक्विड्स हैं, एक बी लिक्विड है, एक ए लिक्विड है, और कंडीशन दी है ए जो है वो मोर वोलाटाइल है। अब मोर वोलाटाइल का मतलब क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट होने की एबिलिटी, यानी ए की वेपराइज होने की एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बी की जो है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन है। हमें पता है कि बॉइलिंग तब स्टार्ट होती है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। तो जब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग काफ़ी देर बाद स्टार्ट होगी और हम कहेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। तो यूं इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे कहेंगे कि जो ए है उसका वोलेटाइल ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब ग्राफ में हमारे पास दो कर्व्स हैं, दो लाइंस हैं। एक ये है, ये लिक्विड कंपोजिशन को शो कर रही है, ये वेपर कंपोजिशन। किसकी लिक्विड कंपोजिशन? ए और बी की। किसकी वेपर कंपोजिशन? ए और बी की। यहाँ पे मेरे पास ए मिनिमम है और बी मैक्सिमम है, यहाँ पे ए मैक्सिमम है और बी मिनिमम है। और अब यहाँ पे जो दरमियान में कंसंट्रेशंस मेंशन नहीं की गई, तो यहाँ पे भी कंसंट्रेशंस हैं। लाइक यहाँ पे ए की 0 है, नेक्स्ट पॉइंट पे ए की 0.1 हो जाएगी, बी की 0.9 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट पे ए की 0.2 हो जाएगी, बी की 0.8 हो जाएगी। इस तरीके से ये सारी चलती रहेंगी। ओके। अब सपोज हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यही हमने दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, वो मिसिबल हैं, कंप्लीटली मिसिबल, घुले मिले हैं। ओके। अब हमने सेपरेट करना है। सपोज हमारे पास एक कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम लिक्विड कंपोजिशन देखते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे ए की 60% होती है, लेट्स सपोज, और बी की हमारे पास 40% होती है। डिस्टिल करने के बाद वेपर फेज में जब वो होते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कंपोजिशन चेंज हो जाती है, फिर सेम नहीं रहते, क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट बॉइलिंग लिक्विड्स हैं, तो उनकी कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है। ए की 20 हो जाती है और बी की, ए की कम हो जाती है, बी की ज़्यादा हो जाती है, बी की 80 हो जाती है। 60 40 से 20 80 चेंज हो जाती है।
तो ये हमारे पास होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं जिनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं। नॉन आइडियल को तो हम सही तरीके से डिस्टिलेशन भी नहीं उनकी कर सकते, वो हम आगे देखते हैं। तो हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट आउट होते हैं विद द चेंज इन कंपोजिशन। सेपरेट आउट होने के बाद, डिस्टिलेशन होने के बाद उनकी कंपोजिशन चेंज होती है। ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिहाज से भी कि जो जियोट्रॉपिक मिक्सचर हैं, यानी हाँ, जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं इनका दूसरा नाम है जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। जो जियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हैं, आइडियल सॉल्यूशंस हैं, वो विद द चेंज इन द कंपोजिशन डिस्टिलेशन होती है उनकी। नेक्स्ट हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है, इनका दूसरा नाम होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और इनका हमारे पास क्या है, ये डेविएशन शो करते हैं राउट्स लॉ से। हमने जैसे कि वहाँ पे पढ़ा कि राउट्स लॉ को जो ओबे करेगा वो आइडियल है, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल है। तो ये डेविएशन शो करते हैं, क्यों शो करते हैं? ड्यू टू द डिफरेंस इन द मोलिकुलर स्ट्रक्चर। अपने मोलिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से, शेप में, साइज़ में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, किसी भी चीज़ में, इन सब में डिफरेंस आता है। तो वो क्या करते हैं, इन चीज़ों की वजह से डेविएशन शो कर देते हैं राउट्स लॉ से। इनका वॉल्यूम चेंज होता है। हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम उनका जो है कंपोनेंट्स का जितना हो सोल्यूशन का, उनके सम के इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम के इक्वल नहीं होता, चेंज होता है। इंथाल्पी भी चेंज होती है। वही है कि वेपर प्रेशर डेविएशन में भी पॉजिटिव, अब डेविएशन जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं, ये हम आगे देखते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन। ये वही बात है, वही बातें लिखी हुई हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और जियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसको आपने बस ये ही पॉइंट ज़रूर याद रखना है। एजियोट्रॉपिक होते हैं विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन, और जियोट्रॉपिक होती हैं विद द चेंज इन द कंपोजिशन, उनकी डिस्टिलेशन होती है। और जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ना, इनकी डिस्टिलेशन भी प्रॉपर नहीं होती, ये मैं बार बार कह रही हूँ। ये लिखा है कि डिस्टिल होते हैं विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन, लेकिन वो अपने डिस्टिलेशन उनकी हो जाती है, लेकिन वो अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट आउट नहीं होते। ये सारा क्या प्रोसीजर है, ये क्या मामला है, ये नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, यहाँ पे क्वेश्चंस का सबका आंसर मिल जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होने वाले का भी, और क्यों डेविएशन शो करते हैं जियोट्रॉपिक मिक्सचर, सब कुछ। अब हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास क्या है, ये आपने होप्स और राउट्स लॉ वाला जो है टॉपिक को समझ लिया होगा, उसके बाद ही आपने ये स्टार्ट किया होगा समझना। तो राउट्स लॉ वाले में हमने ये ग्राफ को स्टडी किया हुआ है। ये हमारे पास एक लिक्विड है, ये हमारे पास दूसरा लिक्विड है, और ये लाइन जो है दोनों को कनेक्ट करी है। ये ग्राफ हम स्टडी कर चुके हैं राउट्स लॉ में। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होगी, राउट्स लॉ को वो ओबे नहीं करेगा, उससे डेविएट हो जाएगा, पर डेविएट होगा अबव। अबव अगर डेविएशन हो तो वो पॉजिटिव डेविएशन होगी, बिलो अगर डेविएशन होगी तो वो नेगेटिव डेविएशन होगी। और हमारे पास यही है कि पॉजिटिव डेविएशन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज अबव द वेपर प्रेशर ऑफ आइदर प्योर कंपोनेंट्स, कि दोनों प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से जो सॉल्यूशन जो भी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, उसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर से ज़्यादा हो, तब पॉजिटिव डेविएशन होगी। अब होता क्या है, इस टेक्स्ट को, इस थ्योरी को पढ़ने से पहले समझ लें। होता क्या है कि हमारे पास जो दो लिक्विड्स होती हैं ना, जब जो पॉजिटिव वैसे तो जो भी दो लिक्विड्स होंगी ना नॉन आइडियल केस में, जब सोल्यूशन बनेगी तो वो उन दोनों का वॉल्यूम कम ज़्यादा होता रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो न्यू बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, जो कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट है वो नहीं रहेगा। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, कैटेगराइज करें, तो सबसे पहले पॉजिटिव में देखते हैं क्या होता है। ओके, पॉजिटिव में क्या होता है कि जब हम दो लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो जो उनका अपना अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो लोस्ट हो जाता है, लोस्ट हो जाता है, और वो एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेते हैं। दैट्स वाई हम उनको डिस्टिलेशन उनकी कर नहीं सकते। डिस्टिलेशन क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट करना ना। तो जब दोनों का मिक्स होके एक बॉइलिंग पॉइंट बन गया, तो अब हम कैसे उनको सेपरेट करेंगे कि अच्छा ये ए लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये कम है, तो ये पहले डिस्टिल होके हमारे पास आ जाएगा, नीचे दूसरा बच जाएगा। ऐसा तो होगा ही नहीं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें एथेनॉल और वाटर की, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है ना मिक्स करने के बाद, वो 78.1 हो जाता है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट ना तो एथेनॉल का है, एथेनॉल का 78.5 होता है, और ना ही वाटर का है, वाटर का 100 होता है। आ गया ना डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो यूं ये डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट अटेन कर लेते हैं। और पॉजिटिव डेविएशन में जो न्यू बॉइलिंग पॉइंट अटेन करते हैं वो हमारे पास पहले कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है।
और नेगेटिव में जो बॉइलिंग पॉइंट, न्यू बॉइलिंग पॉइंट अटेन करते हैं वो कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है? हमने पढ़ा कि पॉजिटिव डेविएशन कौन सी है, जिसमें वेपर प्रेशर क्या हो, ज़्यादा हो। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशन है, हम पहले भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास होती है पॉजिटिव डेविएशन। तो इसकी एग्जाम्पल ये है एथेनॉल और वाटर की। और इट इज़ नॉट पॉसिबल, वही बातें सारी लिखी हुई हैं कि इनको सेपरेट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कंपोनेंट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। वैसे डिस्टिलेशन करा भी दोगे तो वो डिस्टिल होकर वापस आ जाएंगी विदाउट द चेंज इन कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन में भी नहीं चेंज आएगी, तो कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं होगी। अब हमारे पास है कि जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज है पॉजिटिव डेविएशन में, वो जो कंपोनेंट्स का वॉल्यूम होगा उनको जब मिक्स करके जो न्यू वॉल्यूम आएगा सोल्यूशन का, वो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन के केस में ज़्यादा होगा। ये तो हमें पता है कि नॉन आइडियल, पॉजिटिव वाले भी नॉन आइडियल हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले भी नॉन आइडियल हैं। नॉन आइडियल के केस में वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है, तो पॉजिटिव के केस में हमेशा ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एथेनॉल और वाटर यानी पॉजिटिव डेविएशन जो भी मिक्सचर शो कर रहे होते हैं, उनके जो कंपोनेंट्स में बॉन्डिंग होती है ना, एथेनॉल की अपनी इंडिविजुअल बॉन्डिंग देखें और वाटर की इंडिविजुअल बॉन्डिंग देखें, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन जब हम उनको मिक्स करते हैं तो उनमें जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है वो वीक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कंपोनेंट्स। तो जब पहले वो स्ट्रॉन्ग थे, वो बड़े मतलब यूँ कह लें कंप्रेस फॉर्म में थे, जब सब्स्टिट्यूशन बन गई उनकी बॉन्डिंग जो है वीक हो गई, वो रिपेल करना शुरू हो गए, डायलेट हो गए, फैल गए, तो वॉल्यूम में लिटिल बिट इंक्रीज आ गया। और इनके लिए डेल एच भी पॉजिटिव होता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है कि सब कुछ क्यों होता है। ओके अब हम मूव करते हैं नेगेटिव डेविएशन की वजह से। ओबियसली सारा जो है वो पॉजिटिव डेविएशन के वाइस वर्सा है। शोज मिनिमम कर्व, मतलब जहाँ पे क्या हो वेपर प्रेशर मिनिमम हो, उससे दोनों कंपोनेंट से राउट्स जो लाइन कनेक्ट करें उससे वेपर प्रेशर कम हो, तो नेगेटिव डेविएशन है। और इसमें भी सारा कुछ वही हम स्टडी कर लेते हैं कि दो लिक्विड्स को जब मिक्स करेंगे तो एक न्यू बॉइलिंग पॉइंट आएगा, और वो न्यू बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड्स के कंपोनेंट से ज़्यादा होगा। नेगेटिव के केस में मैंने क्या कहा था, ज़्यादा होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है। तो यहाँ पे HCl और वाटर की एग्जांपल है, और न्यू बॉइलिंग पॉइंट इनका 110 हो जाता है, जबकि जो वाटर का है वो 100 होता है, HCl का भी माइनस कुछ होता है, मतलब कम ही होता है। तो इनमें 20.24% यहाँ पे प्रोपोर्शन होता है इसमें एसिड का। ओके, न्यू बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो गया, ये बात पढ़ ली। उसके बाद अब यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है ना नेगेटिव डेविएशन में, वॉल्यूम कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू दैट फोर्सेस जो सोल्यूशन बनने के बाद कंपोनेंट्स में होती हैं। लाइक HCl में अपनी इंडिविजुअल फोर्सेस और वाटर में अपनी इंडिविजुअल फोर्सेस देखें तो नो डाउट स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन कंपैरिजन करना है ना अब, तो सोल्यूशन अपनी इंडिविजुअल फोर्सेस उनकी वीक होती हैं। जब उन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो वो आपस में फोर्सेस बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, उन्होंने आपस में किसी को खींचना अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो वॉल्यूम जो है 10 + 10 = 20 नहीं आएगा, लिटिल बिट कम हो जाएगा। इसके लिए डेल एच नेगेटिव होती है। और यहाँ पर थेरी भी सारा कुछ वही लिखी है। हाँ, नेगेटिव डेविएशन में ये भी बताया है कि जब हम डिस्टिल करेंगे, हाँ वो वाला डिस्टिलेशन नहीं रहेगा होता, जैसा मैंने आपको बताया कि आइडियल के केस में होता है। लेकिन डिस्टिल करने पे जो वेपर्स जो हैं उनमें वोलेटाइल कंपोनेंट जो है ज़्यादा आता जाएगा, और लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है रिमेनिंग मिक्सचर में ज़्यादा होगा। रिमेनिंग मिक्सचर जो है वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट उसमें ज़्यादा होगा, और जो वेपर्स हैं, वेपर ये एक्चुअली जो है वैलिड हो रहा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन वाले ग्राफ में, उसको हम देख लेते हैं। लाइक ये वेपर कंपोजिशन है ना, और ये लिक्विड कंपोजिशन है, वो इस कंपोजिशन में जो हमारे पास है वो नॉन वोलेटाइल ज़्यादा होता जाएगा बार बार डिस्टिल करने पे, और इसमें हमारे पास जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसकी कंपोजिशन ज़्यादा होगी बार बार डिस्टिल करने पे। वही वेपर्स में मोर वोलेटाइल की, और दूसरे में मिक्सचर में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो कंपोजिशन में ज़्यादा पाया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब हमारे पास लेक्चर लेंथी हो गया, भाई जनरल नॉलेज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। टाइफाइड एंड कोलरा आर द एग्जांपल्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। पायरियस डिजीज ऑफ गम्स होती है। लैक ऑफ व्हाट काज डायबिटीज़, किसकी लैक डायबिटीज़ काज करती है? ये आसान है, इंसुलिन की। अपेंडिक्स किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। ये मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स फिर से जो है
कैंटरैक्ट बॉन्स, जॉन्डिस आइज, डायबिटीज़ लिवर। ये मतलब उन्होंने ना ऑप्शन का दो दिए हैं पॉइंट्स, कौन से मैचेबल हैं, लाइक जॉन्डिस आइज और डायबिटीज़ लिवर, आर्थरीटिस पेनक्रियास, इनका कोई नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जो और बॉन्स जो है इनका रिलेशन है, तो ये पहला वाला एमसीक्यूज करेक्ट है। ब्रोंकाइटिस किसकी डिजीज़ है, हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की। ईसीजी हमें पता है हार्ट के लिए होती है। बायोप्सी टिश्यूज़ टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी। और चिकिंग नहीं, हाँ, बेरियम इज़ यूज फॉर एक्सरे ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के लिए यूज़ होता है। और डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ओह, दिस इज़ ऑल अबाउट योर टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक्स ज़्यादा होते हैं और उन सबको मर्ज करके कंप्रेस करके प्रेसी की फॉर्म में कंबाइन करके एक लेक्चर में देना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट होता है, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, कुछ क्वेरीज भी रह जाती हैं। सो जो डिफ़िकल्टी हो आपको, जो आपको कमी बेशी महसूस हो और जो आपके क्लियर ना हो, वो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। होप सो बाकी आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।